हाय एवरीवन, मैं अश्विन। CPUSI 2022 प्री ये एग्ज़ाम नवंबर में ही हुआ था। आज हम इसके सेट नंबर 3 जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आए हुए थे इंग्लिश के, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर मॉडरेट ही था, प्रीवियस ईयर का भी तमाम कंटेंट था, कुछ नए क्वेश्चंस भी थे। क्वेश्चंस को फ्रेम करने के तरीके में कहीं कहीं पर चेंजेस भी किए गए हैं, जिससे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग भी हो गए हैं। लेकिन अब पेपर मॉडरेट था और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस थे। ये सारी बातें उन्हीं स्टूडेंट्स को ही समझ में आ सकती हैं जिनकी तैयारी हो रखी, जो तैयारी लगातार कर रहे हैं। अगर आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं तो ना आपको कुछ मॉडरेट लगेगा, ना प्रीवियस ईयर जैसा लगेगा। ये सब नया और चैलेंजिंग ही लगेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तैयारी करें, दम लगा के करें, ताकि पेपर के साथ आप न्याय कर सकें और पेपर आप पे हावी ना हो जाए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो डायरेक्टली मेरे से पढ़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं उनको बता दूं कि नोट्स से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, बहुत सारा कंटेंट आया है। चलिए सेशन को शुरू कर देते हैं। और वैसे तो मैं अपनी तरफ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को रखूंगा ही, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया है, इसी शिफ्ट से 9 नवंबर की शिफ्ट 3 से कोई क्वेश्चन अच्छा था, स्टिल आई मिस्ड इट आउट, तो आप उस क्वेश्चन को इस टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। समय निकाल के जरूर इस पे मैं आंसर कर दूंगा आपके क्वेश्चन को। चलिए सेशन को शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ईडियम्स कैटेगरी। ये एक ईडियम है, पुल समवन्स लेग। बड़ा ही सरल है, आसानी से समझ सकते हैं। सरल ऐसे है कि आप ना रेफरेंस रिलेट कर लेंगे, रेफरेंस ढूंढ लेंगे तो चीजें सरल लगेंगी। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ याद ही कर ले तो मुश्किल भी हो जाएगा। पुल मतलब खींचना, टेलेग मतलब टांग, तो किसी की टांग खींचना। आप बताइए, किसी की टांग जब आप खींचते हैं तो उसका मजाक ही तो उड़ाते हैं ना, उसे हंसी का पात्र ही तो बनाते हैं। अब 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन ठीक है, टू जोक विद अ पर्सन, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, बस यही आंसर है इसका। नंबर 2, ये भी ईडियम से ही आया है। थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। इसमें क्या है, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की कैटेगरी में ईडियम को डाल दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है ये जो लिखा हुआ है आ विजन, इस बात को, ये 4 ईडियम्स गिवन है, इनमें से कौन सा ईडियम बेहतर जस्टिफाई करता है। समझ रहे हैं? तो अब आपको एक नहीं बल्कि 4 ईडियम्स के बारे में मालूम होना चाहिए। इसको कहते हैं एक मास्टर स्ट्रोक। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना दिए गए। अब आपको अ कैट नैप भी मालूम हो, क्राई वुल्फ, हाई हॉर्स, ईगल आई सब मालूम हो, तब आप जस्टिफाई कर सकेंगे। क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है, पढ़ लेते हैं। राजेश्वर हैज अ विजन फॉर कैप्चरिंग ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर। मतलब राजेश्वर जो है नेचर की अच्छी अच्छी पिक्चर्स को कैप्चर करता था, मतलब उसके मन में आइडियाज थे, इसका बड़ा ईगर होता था वो इन चीजों को करने के लिए। करेक्ट आंसर है एन ईगल आई। ईगल आई आप जानते हैं, बाज की आंख। बाज की आंख से बहुत बढ़िया बढ़िया और बहुत पैना नजर आता है, बहुत छोटी छोटी चीजें भी नजर आती हैं। अगर आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, स्पेशली नेचर का फोटोग्राफर या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखनी आनी चाहिए, तभी आप अपना नाम कमा सकेंगे। ये करेक्ट आंसर है। कैट नैप, सर नैप का मतलब ही होता है झपकी, छोटी नींद। कैट नैप का मतलब ही होता है झपकी या छोटी नींद, दिन के समय खास तौर पे। देखिए, नींद अगर छोटी है तो वो रात नहीं है, क्या है, दिन है। रात में तो व्यक्ति ना गहरी नींद में सोता है, 5 से 6 घंटे लगातार सोता है, जिसे फास्ट स्लीप बोल सकते हैं, साउंड स्लीप बोल सकते हैं। झपकी लोग नींद में ही लेते, दिन में ही लेते हैं, तो झपकी बोलते हैं, दिन में ली गई। क्राई वुल्फ, भेड़िए का शोर। भेड़िए का शोर कैसा होता है, वो झूठ मूठ लगता है रो रहा है। भेड़िया जब चिल्लाता है तो लगता है somebody is crying, क्या कोई रो रहा होता है? भेड़िया सिर्फ ढोंग कर रहा होता है। तो झूठ मूठ का दिखावा करना, दैट यू आर इन डेंजर एंड दैट यू नीड somebody's इंटरफेरेंस और हेल्प। तो स्वांग रचना, दिखावा करना। हाई हॉर्स, ये
पूरा फ्रेज है राइड अ हाई हॉर्स, जिसका मतलब होता है क्या, बहुत एरोगेंस में है, अकड़ में है। जब कोई व्यक्ति घुड़सवारी करता है, घोड़े पर बैठता है, तो घोड़े की हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो माना जाता है कि आदमी घोड़े पर बैठा है तो नीचे जो लोग हैं उनको वो कोई भाव ही नहीं दे रहा, आसमान से बातें करते हुए ऐसे ऐसे चल रहा है, तो राइड अ हाई हॉर्स हो जाता है। नेगेटिव सेंस में लेते हैं हम इसको, जब आप एरोगेंस में हो, जब आप एरोगेंट हो। ये सारे ही इडियम्स जो है नोट्स में है, हाई हॉर्स भी है, क्राई वुल्फ भी है, ईगल आई नहीं है, कैटनैप नहीं, तो आप ऐसे दिमाग भी तो लगा सकते हैं। ये पढ़िए, इन हिज फर्स्ट इंटरव्यू, इट इज हिज फर्स्ट इंटरव्यू, ये उसका पहला इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू क्यों बोला जा रहा है, पहले इंटरव्यू में आदमी नर्वस बहुत होता है ना, सो ही हैज अ नर्वस फीलिंग, इसलिए वो बहुत नर्वस है। ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है, और आपको इन 4 ऑप्शंस में से इसे फिल करना है, बताना है अ नर्वस फीलिंग को इन चारों में से कौन बेहतर बताता है। आपको बता दूं, ये फिर से ईडियम्स आ गए, 4 ईडियम्स आ गए। लीजिए, अभी 4 पहले किए, उससे पहले किए, फिर से किए, टोटल में 9 ईडियम्स हो गए, अभी तक ही हो गए। और जबकि हम टोटल 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं कराएंगे, अच्छे अच्छे का ही कराएंगे, तो इस तरीके से 12-13 या 12-15 ईडियम्स पूछे गए हैं। टग at his heartstrings, a slap on the wrist, butterflies in his stomach। देखिए, पहला इंटरव्यू है तो उसके मन में बहुत घबराहट है, नर्वस फीलिंग है, इसी को कहते हैं बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक। नर्वस होना, एंग्शियस होना, है ना, बेसब्र होना, घबराया हुआ होना, इसको कहते हैं। जब आपको भूख लगी हुई हो या जब आप नर्वस होते हैं तो आपके पेट में क्या होता है, पेट खलबलाने नहीं लगता है, पेट उछल कूद करता है। जो बटरफ्लाईज होती है उनका नेचर होता है वो ऐसे ऐसे उड़ती, ऐसे 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 जाती रहती है ना, तो पेट भी आपका ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। तो बटरफ्लाईज इन वंस स्टमक का मतलब होता है नर्वस होना, घबराया हुआ होना। स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब है कि आपको सजा दी जाए, लेकिन हल्की फुल्की। सर ये हिस्सा जो है ना रिस्ट कहा जाता है, इसी में तो घड़ी पहनते रिस्ट वॉच। अब इस पर ऐसे मारिए, ऐसे ऐसे लगेगा आपको, लेकिन बहुत तेज नहीं लगेगा। तो ये सजा तो है लेकिन हल्की सजा है, छोटे दंड को कहते हैं। आइसिंग ऑन द केक मतलब कोई चीज बड़ी अच्छी लगे और एडिशनल हो, पहले से चीजें अच्छी थी और अच्छी हो जाए। जैसे एक एडजेक्टिव है गुड, ये केक हो गया, और फिर इससे जब बेटर बन गया तो ये आइसिंग ऑन द केक हो गया, मतलब चीजें थी अच्छी और अच्छी हो गई हैं, आइसिंग ऑन द केक बोलते हैं। देखिए केक वैसे ही टेस्टी होता है, फिर उस पर जब क्रीम लगा दी जाती है, शुगर का एक लेप लगा दिया जाता है, तो फिर उससे और अच्छा लगने लगता है ना केक, तो उसी को कहते हैं हम क्या, आइसिंग ऑन द केक। आपको इसमें सिनोनिम बताना है, किसका बताना है, इम्पास का बताना है। बहुत सरलता से पहले तो आप इम्पास वर्ड तो सीख लीजिए, ना मालूम हो तो। पास, पास का मतलब क्या है कि चीजें पास होती रहेंगी, जाती रहेंगी, चलती रहेंगी, उनमें मूवमेंट होता रहेगा। अब देखिए क्या लिख दिया गया, आई एम। अब चीजें नहीं पास करेंगी, फंस जाएंगी, जस की तस रुकी रहेंगी। यही है इसका मीनिंग। पूरी स्पेलिंग में ई भी लग जाता है। तो इम्पास का मतलब होता है गतिरोध। क्या होता है, गतिरोध, चीजें फंस जाए जब। गतिरोध इसमें डेडलॉक में है, यही है सर, यही गतिरोध है, डेडलॉक। मतलब लॉक लग गया, ऐसे लॉक लग गया कि अब वो हिल ही नहीं रहा, कहीं से डेड हो गया लॉक, ऐसा लग रहा है। ऐसे फंस गई हैं चीजें कि बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाए, डेड हो गई हैं, ऐसा लग रहा है, डेडलॉक, गतिरोध। रेजोल्यूशन, दृढ़ संकल्प को कहते हैं। पीसफुल, वैसे तो ये मात खा जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच से ही, क्योंकि इम्पास एक नाउन है और पीसफुल एक एडजेक्टिव है, फिर भी ये नहीं होगा। हार्मनी, सामंजस्य को कहते हैं, मीनिंग से ही नहीं होना चाहिए। नंबर 5, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है वो ईडीएम से ही है। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के ईडीएम्स के क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ अच्छे जो क्वेश्चंस लगे वही तो पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी तक अच्छे क्वेश्चंस इसी टाइप के थे, तो इसी टाइप के रख ली मैंने। द मदर इन लॉ डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है क्या, जानबूझकर। Rained on the new bride's parade when she asked her to change the dress of her choice। जब उस नई बहू ने कहा कि वो अपनी ड्रेस को चेंज करना चाहती है, अपनी चॉइस की ड्रेस लेना चाहती है, तो मदर इन लॉ यानी कि सासू माँ ने क्या किया,
स्वभाव से सासू माँ क्या करती हैं, है ना, टॉर्चर कर सकती हैं, है ना, वो अपना राइट समझती हैं। तो रेन्ड ऑन द न्यू ब्राइड्स परेड, तो क्या किया होगा बताइए। सासू माँ ने उस नई बहू की जो प्लान था कि मैं अपनी ड्रेस को बदल करके अपने हिसाब से ले लूं, उस प्लान को मंजूरी दी होगी या उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया होगा, डांट के बिठा दिया होगा, है ना, पानी फेर दिया होगा उस पर। क्या लगता है? पानी फेर दिया होगा। देखिए मैं बताता हूँ, तो क्या लिखा बताइए। परेड, जब आप परेड करते हैं तो चलते हैं। ये देखिए मैं ऐसे 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 कैमरे के और पास आ गया, ये देखिए ऐसे ऐसे चलना हुआ ना परेड। और आप चल रहे हैं, परेड कर रहे हैं, परेड खुले मैदान में तो करेंगे, और बारिश हो जाता तब परेड हो पाएगी? कई बार 15 अगस्त 26 जनवरी को जो है परेड कहाँ हो पाती स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि परेड का टाइम 9 बजे का है और मौसम खराब है, बारिश भी हो गई, तब नहीं परेड हो पाएगी। तो उम्मीदों पर पानी फेर देना, योजनाओं पर पानी फेर देना, ये है। बारिश करा दी उस परेड पर, तो योजनाओं पर पानी फेर देने का यही तो मतलब हुआ। ये देखिए, स्पॉइल अ मोमेंट, पानी फेर देने का ये मतलब है ना कि प्लान पूरा चौपट कर दिया, स्पॉइल कर दिया सब कुछ। आप बताइए, लिखा हुआ है एंटोनिम बताना आपको विली को, विली का एंटोनिम बताना। विली कैसे आदमी को बोलते हैं? विली जो थोड़ा सा बड़ा शातिर हो, चतुर हो, काइया टाइप का नहीं आदमी होता, काइया, बड़े काइया हो तुम, तो ऐसे लोगों को विली बोलते हैं। जो बहुत क्लेवर है उनको कहते हैं, और बहुत क्लेवर। और जो बहुत क्लेवर होगा सर वो बेईमान भी होगा, ये समझिएगा सर। जैसे कहा वो बहुत चतुर आदमी है, अब ये उसकी तारीफ में नहीं, बड़ा चतुर आदमी है, क्या है, बेईमान टाइप का भी होगा वो। ऑनेस्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा, जिसे आप अर्नेस्ट भी कह सकते, इन अदर वर्ड्स अर्नेस्ट भी कह सकते। ट्रायम्फेंट का मतलब तो बिजी से ही हो जाएगा, सॉरी, खुश से, क्योंकि आप जीते हैं। ट्रायम्फ का मतलब जीतने से होता है, ठीक। हाँ, विक्टोरियस टाइप का आदमी जो जीता है, जिसे विजयी बोल सकते हैं। हॉरिड, हॉरिबल से हॉरिफाइंग से ले लो, खराब, बड़ा ही खराब, है ना, टेरिबल टाइप का। रॉन्ची के दो अर्थ होते हैं, एक तो गंदा मैला भी होता है, ठीक, अनटाइडी जिसको कह सकते हैं, और एक थोड़ा सा ओवरली एक्साइटेड भी होता है, सेक्सुअल रिलेशन से भी रिलेट करता है। विली का मतलब बड़ा ही बेईमान, चतुर, काइया टाइप का आदमी। तो ऑपोजिट इसका ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी कि ऑनेस्ट। सेशन को जब पूरा देखिएगा तो बताइएगा भी कि सेशन में मैंने कैसे पढ़ाया है ना, फीडबैक अपना दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या ज्यादा अच्छा लगा, क्या बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, जो चाहे वो बोल सकते हैं आप। पेरिल का आपको सिनोनिम बताना है। पेरिल जानते हैं पेरिल का मतलब क्या होता है? पेरिल का मतलब होता है खतरा। क्या होता है? खतरा। इसी पेरिल से ही तो पेरिलस बनता है, इसी पेरिल के ही आसपास परनीशियस होता है। PER इसमें भी है, PER इसमें भी। पेरिल का मतलब खतरे से, डेंजर से है। ये हो गया सर, हो गया ना सर, डेंजर, जिसको आप रिस्क बोल सकते हैं, चैलेंज बोल सकते हैं, एडवर्सिटी बोल सकते हैं, मिशैप बोल सकते हैं। पेरिल नाउन है, पेरिल खतरा, पेरिलस एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। सिनोनिम चाहिए, अगर आपको ऑपोजिट चाहिए होता तो सेफ्टी हो सकता था, लेकिन वो नहीं चाहिए आपको। स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन है, पढ़िए। He took a hurried glance. Took a glance का मतलब है कि नजर दौड़ा के देखना, ग्लांस का मतलब ही होता देखना सरसरी निगाह से, और हरीड ग्लांस का मतलब है कि हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में देखना। क्या देखा? न्यूज़पेपर को देखा। एंड स्विफ्टली लेफ्ट फॉरवर्ड, तो उसने हड़बड़ाहट में जल्दी से न्यूज़पेपर को देखा और निकल लिया काम के लिए। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि जब आप देख रहे हैं ना, कैसी भी निगाह हो जाए, चाहे आप सिर्फ देख रहे हो जिसको लुक बोल सकते हैं, घूर रहे हो जिसको स्टेयर बोल सकते हैं, मजाक कर रहे हैं जिसको आप मॉक कह सकते हैं, टकटकी लगा के देख रहे हैं जिसको आप गेज कह सकते हैं, भौवें तिरछी करके गुस्से में देख रहे हैं, स्कॉफ बोल सकते हैं, या सरसरी निगाह से देख रहे हैं, ग्लांस बोल सकते हैं। हर जगह एट लगता है सर, ग्लांस एट, लुक एट, गेज एट, स्कॉफ एट, स्टेयर एट, मॉक एट, सब में एट लगता है। ऑन क्यों लगा दिया? एट लगता है। प्रेपोजिशन में मैं पढ़ाता हूँ,
यूट्यूब पर एक पूरा का पूरा पूरी एक प्लेलिस्ट है प्रेपोजिशन की, 13 to 14 लेक्चर्स हैं उसमें, एक्सरसाइजेस भी हैं उसमें, सारे रूल्स मैंने प्रेपोजिशन के पढ़ाए हैं, बेसिक रूल्स भी और फिक्स्ड प्रेपोजिशंस के रूल्स भी, वहां मैंने ये सब बताया है। एक जैसे वर्ड्स, एक जैसा कॉन्सेप्ट, एक जैसे प्रेपोजिशंस, कैसे उन्हें समझ सकते हैं, कैसे उन्हें याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है। किसका बताना है? कोलोकियल का। वो स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं उनको बता दूं कि आपके नोट्स में एक रूट वर्ड मैंने पढ़ाया है LOQ, जिसका मतलब बातचीत करने से है, बोलने से है। इंटरेस्टिंगली जो ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं, अभी लास्ट वीक ही मैंने 2 बैचेस में LOQ रूट पढ़ाया जिसका मतलब बातचीत होता है, और मैंने वहां कोलोकियल वर्ड ही पढ़ाया जिसका मतलब होता है आम भाषा। आपस में जब हम बातें करते हैं ऐसे ही, है ना, आपसदारी वाली बातें, अबे तबे करके जो लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, और बे, है ना, ऐसे करके, और भाई साहब ऐसे नहीं, और बे, ये कोलोकियल टोन है। जब आपस में बातचीत हो रही, जो लोकल लैंग्वेज, जो स्लैंग है, उसको कोलोकियल कहते हैं। एंटोनिम चाहिए तो नहीं, नहीं, ये तो नहीं होगा, ये तो सिनोनिम है ना, इसका फॉर्मल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, स्लैंग का मतलब लैंग्वेज होता है, लोकल लैंग्वेज को बोलते हैं जिसमें आप शब्दों का भी प्रयोग किया जाए। इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है आपस वाली भाषा को। स्लैग का मतलब तो लूज से होता है, जो चीज बहुत ज्यादा फिट नहीं है, लूज है एक तरीके से, वो तो अलग हो गया। फॉर्मल हो गया जब आप भाई साहब, आप इस तरीके से, लेडीज एंड जेंटलमैन इस तरीके से बात करें, तो वो फॉर्मल हो गया। तो मैं जब रूट्स पढ़ाता हूं तो बोलता हूं कि ढंग से रूट्स को पढ़िए। पेपर में रूट से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और पूछे जाते हैं, बेनिफिट है उसका। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन भी ईडीएम से ही है, नोट्स में भी है मेरे, नोट्स में भी है मेरे नोट्स जो हैं, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनके पास तो है ही, जो नहीं पढ़ते हैं वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस के नाम से, वहां आप टाइप करिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मिल जाएगा आपको। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है एक ईमानदार व्यक्ति, है ना, जो असली धरती का पुत्र है, उसे कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ, जो धरती के प्रति बड़ा वफादार है। बॉर्डर मूवी के सुनील शेट्टी को आप याद कर सकते हैं, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। बेसिकली इस ईडियम का ओरिजिन क्या है? जीसस ने एक अपने उपदेश में, सरमॉन में, जो मछुआरे थे, मजदूर थे, किसान थे, उन लोगों को कहा था, यू पीपल आर सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो बस वहीं से ये ईडियम बन गया। somebody if is called salt of the earth, मतलब वो एक लॉयल आदमी है, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, ये मीनिंग है उसका। ये हो जाएगा अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। स्नोड अंडर, ये भी क्वेश्चन ईडियम का ही है, बताना है आपको। सोचिए, स्नो मतलब होता है बर्फ, बर्फ आपके ऊपर गिर रही है, खूब सारी गिर जाए, आप उसमें दबने लगे, आप उसमें दबने लगे, तो स्नोड अंडर का मीनिंग क्या हो गया कि आप दबे जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि काम के बोझ के तले आप दबे जा रहे हैं, कर्ज के तले आप दबे जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप काम के बोझ के तले दबे जा रहे हैं, यानी कि आप पे बहुत सारा काम लदा हुआ, आपके सिर पर रखा हुआ बहुत सारा काम, दैट मीन्स यू आर टू बिजी, यू आर टू बिजी, यही इसका मीनिंग है, यही है। इफ यू आर स्नोड अंडर द वर्क, यू आर सो बिजी डूइंग इट। अगला क्वेश्चन नंबर 12, स्पॉटिंग एरर से है ये क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर्स पढ़ने पर पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है एडवर्ब से है। किससे है? एडवर्ब से। एडवर्ब और एडजेक्टिव की बहुत लड़ाई पेपर में पूछा जाता है कि बताइए एडजेक्टिव सही रहेगा या एडवर्ब को आ जाना चाहिए। ये देखिए, माई ग्रैनी सेज that it is quite all right to get married young। मतलब मेरी ग्रानी का कहना है कि, मतलब मेरी दादी का ये बोलना है कि ठीक है कि शादी हो जाए, इट्स क्वाइट ऑल राइट, शादी हो जानी चाहिए, तो सही उम्र में ही, जवानी में ही शादी हो जानी चाहिए। दो यद्यपि आई डू नॉट एब्सोल्यूट अग्री विद हर अ बिट ऑन दिस, I do not absolute agree with her a bit on this।
मतलब लेकिन मैं इस बात पर पूरी तरीके से उनसे सहमत नहीं हूं। एरर क्या है? ये जो आई डू नॉट अग्री में अग्री वर्ब हुई, क्योंकि डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है, तो ये वर्ब हुई। अच्छा, वर्ब की तारीफ एडजेक्टिव को करनी चाहिए कि एडवर्ब को करनी चाहिए? एडवर्ब को करनी चाहिए ना। एब्सोल्यूट गलत है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? एब्सोल्यूटली कर देना चाहिए। एब्सोल्युटली अग्री वर्ब है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट होता है, राइट एडजेक्टिव एब्सोल्युटली एडवर्ब। यही एरर है, जब अग्री एक वर्ब है तो उसकी तारीफ एडवर्ब से कराई ना सर, किसी और चीज को क्यों ले आया? आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चीजों को ढंग से पढ़ी, न जाने कौन सी चीज कहां पर आपसे पूछ ली गई। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो फ्रेजल वर्ब से, मैंने ये चीज देखी है, सारे सेट्स लगभग मैंने देखे हैं, तो मैंने देखा है कि हर सेट में तकरीबन 2 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज फ्रेजल वर्ब से भी पूछे गए हैं। यू मस्ट कट ऑफ योर एक्सपेंसेस इफ यू वांट टू सेव मनी। मीनिंग तो समझा ही जा सकता है कि अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो भाई आपको अपने एक्सपेंसेस को कम करना होगा। सर जब कम करने की बात है ना, कटौती करने की बात है, तो क्या बोलते? कट अप बोलते, कट आउट बोलते, कट फॉर बोलते, कट डाउन ऑन बोलते हैं। सर कट डाउन ऑन बोलते, बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, मेरे नोट्स में ये भी फ्रेज है सर, फ्रेजल वर्ब की कैटेगरी में। कट डाउन ऑन, एसटी बैच में न जाने कितनी बार मैंने ये फ्रेज पढ़ाई है। कट डाउन, एक्सपेंसेस को कम करना चाहिए आपको। क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए, अगर आप ज्यादा पैसा बचाना चाहते हैं तो। इसमें एक और फ्रेज है कट अप। कट अप का मतलब होता है सैड होना। कट अप अबाउट समथिंग। कट अप जैसे इंडिया सेमीफाइनल हार गई, बाहर हो गई, अब प्लेयर्स फैंस सब इस बात को लेके सैड थे। सो एवरीबडी वाज कट अप अबाउट लूजिंग द मैच। ऑल ऑफ अस वर कट अप अबाउट लूजिंग द मैच। तो खर्च में कटौती लाना, उसको कट डाउन ऑन कहते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम, ये क्वेश्चन ईडियम से ही है। क्या कहते हैं? ये ईडियम 2 चेहरों वाला है, ये देखिए, एक ईडियम ये, सो दोनों का सेम मीनिंग। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट वहां पर है, एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम बस इतना अंतर है, एक की जगह दा की जगह है, बाकी डाइम और हैट ऐसे बदल जाते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ डाइम, इसका मतलब है तुरंत उसी क्षण। हैट वाला जो ईडियम है वो एक रेस से आया, टूर्नामेंट से आया, कंपटीशन से आया। बहुत बार क्या होता है कि जैसे प्लेयर्स को अगर दौड़ना है, एथलीट्स को दौड़ना है, तो एक कपड़ा होता है, कई बार एक साउंड होता है, कई बार बुलेट फायर की जाती है, तमाम तरीकों से इशारा दिया जाता है दैट यू गाइस स्टार्ट नाउ। अब कभी ऐसा भी होता था कि हैट छोड़ के, जैसे कि 10-12 लोगों को दौड़ना है, तो जो उनका हेड है, जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो दूर खड़ा है जहां सब उसे देख रहे हैं, और ऐसे उसने हैट जो है ऐसे ऐसे पकड़ रखी, और ऐसे करके वो धीरे से छोड़ देता है, और जैसे सब उसी को देख रहे होते हैं हैट कब ड्रॉप होगी, जैसे छोड़ा तुरंत सब दौड़े। आर्मी की रेस होती है हैं? और ऐसे दौड़ते हैं कि कई बार लोगों का स्टार्ट ही गड़बड़ हो जाता है, उसी में ऐसे खड़बड़ा के गिर जाते हैं। ये क्या है कि आप किसी काम को तुरंत उसी क्षण कर रहे हो, बिना किसी तैयारी के, कई बार बिना किसी प्लानिंग के, कि कहीं एग्जीक्यूशन ही गलत ना हो जाए, है ना? ये होता है, तो तुरंत, ऑल ऑफ अ सडन, इंस्टेंट, तुरंत, समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन, ये इसका मीनिंग है। तुरंत जो चीज आप करेंगे, तुरंत आप करेंगे। और इसमें डाइम का मतलब एक कॉइन होता है, सिक्का होता है, कॉइन। अब आप समझो सर, आपके पॉकेट से कोई सिक्का गिरे, घर की बात कर रहा हूं मैं, आप मान लीजिए बड़े भाई है, बड़ी सिस्टर है, और आपके घर में और छोटे लोग भी हैं, भाई बहन, सिक्का गिरा तो क्या होगा बताइए? आप तो बाद में उसको ढूंढेंगे, घर के जो छोटे आपके भाई बहन है, अरे भैया के पैसे गिरे, चलो ढूंढो, पकड़ो, उठाओ, दीदी के पैसे गिरे, उठाओ, तो तुरंत सब दौड़ेंगे ना, घर में जितने बच्चे होंगे ना, तो तुरंत उसी क्षण, इसको कहते हैं। तो 4 है इसका करेक्ट आंसर। 15 नंबर देख लीजिए। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है करेक्ट स्पेलिंग से है, दैट्स फाइन। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है कैलेंडर की 2 स्पेलिंग करेक्ट होती है, नंबर 1 और नंबर 4। ये स्पेलिंग एरर में पूछा गया, वरना ये दोनों वर्ड्स जो हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स में टीचर्स पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं सर, मैं भी पढ़ाता हूं, मेरे नोट्स में है ये।
एक कैलेंडर की स्पेलिंग में डी के बाद ए लगता है, एक में डी के बाद ई लगता है। ध्यान से देखिए, इतनी स्पेलिंग सेम है, कैलेंडर सेम है, फिर यहाँ ई आर है और यहाँ ए आर है, यहां पर डिफरेंस है। ध्यान से समझिएगा, कैलेंडर जिसमें ए लगता है उसको कहते हैं चार्ट, और कैलेंडर जिसमें ई लगता है उसका मतलब होता है प्रेस करना। ये कैलेंडर वही कैलेंडर है जो घरों में लोग लेकर के आते हैं, जिसमें मंथ्स डेट सब गिवन होता है ना। अक्सर देवी देवताओं की फोटोज उसमें बनी होती हैं, वो यही कैलेंडर है, वो यही कैलेंडर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन है, सारी डिटेल्स है। याद करने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको। चार्ट की स्पेलिंग में सी एच के बाद क्या है, ए है, कैलेंडर में भी क्या है, ए है। बस जिस कैलेंडर में ए है उसी का मतलब चार्ट है। और प्रेस में क्या है, पी आर के बाद ई है ना, तो इसमें भी ई है। तो जिस कैलेंडर में ई है उसी का मतलब होता है कपड़ों को प्रेस करना, इस्त्री करना, दबाना, कैलेंडर करना, ऐसे ऐसे कस के दबा देना, कैलेंडर कर देना, किसी भी चीज को प्रेस कर देना। जैसे वो देखिए ना, ऐसे ना, ऐसे रख के कई चीजों को ऐसे प्रेस कर देते हैं तो कैलेंडर कर देते हैं। खैर, स्कूल की बात है तो फिर सेशन वाला कैलेंडर होगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होंगी, तो नंबर 4 ही सही ऑप्शन है। 16 ऑल ईयर्स, आसानी से समझ सकते, नोट्स में है ये फ्रेज ऑल ईयर्स। सब पेपर का बड़ा कंटेंट जो है सीधे तौर पे नोट से ही आया हुआ है। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जब ये फैक्ट है तो कम से कम मुझे इतना तो हक है कि मैं रियलिटी तो बता ही सकता हूँ। इसे आप यूं ना समझे कि कोई टैक्टिक्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे अंदर से खुशी इस बात की कि मेरा पढ़ा हुआ कंटेंट पेपर में आ रहा है, तो मैं एटलीस्ट उसे साझा तो करना ही चाहूँगा आप सभी से। ऑल ईयर्स का मतलब है जब आप बहुत ढंग से सब कुछ सुन रहे हो। इसी का मिलता जुलता फ्रेज है ऑल आइज, जब आप बहुत चाव से कुछ देख रहे हैं। ऑल आइज, ऐसे ऑल आइज आर ऑन यू, सबकी आंखें तुम्हारी तरफ है। आई एम ऑल ईयर्स, आई एम ऑल ईयर्स, मतलब मैं सुन रहा हूँ। तो लिसनिंग वेरी अटेंटिवली, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा। 70 he burnt his fingers। इंटरेस्टिंगली ये ईडियम भी नोट्स में है। मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग है अपनी उंगलियां जलाना। बर्न मतलब जलाना, फिंगर्स मतलब उंगलियां, अपनी उंगलियां जलाना अच्छी बात है नहीं, इसका मतलब है अपने हाथ से अपने आप को मुसीबत में डालना, तंग करना, परेशान करना, यही तो मीनिंग हुआ। इफ यू बर्न योर फिंगर्स यू पुट योर सेल्फ इन टू ट्रबल, आप अपने ही आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा बताइए, गेट इन टू ट्रबल, ये हो जाएगा। इसमें एक ये भी फ्रेज है, गेट रेड ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, बच लेना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, मुसीबत में खुद को डालना। सो एंड हो गया पेपर। टोटल में कितने क्वेश्चन थे इसमें, 17 क्वेश्चन थे। तो आउट ऑफ 50 17 क्वेश्चन मुझे रेलेवेंट लगे, मैंने डिस्कस करा दिए। आपको हो सकता है कि कुछ और क्वेश्चंस का भी डिस्कशन चाहिए हो इसी सेट के। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जिसका डिस्कशन आप चाहते हैं और मैंने इसमें नहीं डिस्कस कराया है, कुछ नहीं करना है आपको, इस टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इस पर अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर दीजिए या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जरूर इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक, सारी अपडेट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस पर ही सारा कंटेंट मेरा जो है पीडीएफ फॉर्मेट में है, चाहे वो ग्रामर का हो चाहे वो कैप का हो। सो बॉस, इस सेशन में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा। अगला सेशन अगले दिन आ जाएगा, उसमें भी आपको अगले सेट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। एग्जाम सबके लगातार लगे हुए हैं, और मैं ये भी बता दूं कि जो लोग एसएससी के अलावा भी एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फॉर्म आया, अभी यूपीपीसीएल का ही फॉर्म आया था, टीचिंग एग्जाम्स भी होते ही रहते हैं, तो हर एक एग्जाम में इंग्लिश का कंटेंट एक ही जैसा ही है, सब रेलेवेंट है। ऐसा नहीं कि ये सीपीओ का पेपर है तो आप सीपीओ वाले ही देंगे, सीडीएस वाले नहीं देंगे, या एसएससी वाले ही देखेंगे, नहीं नहीं, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स में एक जैसा ही कंटेंट आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। लाइक करिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा।